नमस्कार, मैं एल के एडुबोर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। एडुबोर्ड चैनल में हम अभी तक लगभग 7 से 8-9 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, 9-10 क्लास कंप्लीट हो चुकी है हमारी। और क्या चल रहा था, मराठा स्वराज चल रहा था। अपना टॉपिक था मराठा स्वराज, जो कि यूजीसी नेट सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, अदर एग्जाम, पीजीटी सभी के लिए उपयोगी। तो हमने मराठा स्वराज में हमने शिवाजी पढ़ लिया, शिवाजी का प्रशासन पढ़ लिया। उसके बाद 1680 से 1761 के जो काल में हम पढ़ रहे थे, उसमें राजाराम पढ़ लिए थे, संभाजी पढ़ लिए, फिर राजाराम बैठे थे। राजाराम के बाद शिवाजी द्वितीय बैठे थे, वो भी पढ़ लिए। उसके बाद साहू जी का शासनकाल चल रहा था, और साहू जी के शासनकाल में पेशवाओं का ही शासन शुरू हो जाता है। पेशवाओं का शासन शुरू हो जाता है। तो वो हम पेशवाओं के शासनकाल में हमने बालाजी विश्वनाथ पढ़ लिए, और उनकी मृत्यु भी हो चुकी है। उसके बाद अब हमारा अगला टॉपिक शुरू होगा बाजीराव प्रथम। क्या पढ़ना है? बाजीराव प्रथम पढ़ना है हमें। तो हेडिंग डालो आप, बाजीराव प्रथम। क्या है? बाजीराव प्रथम। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है बाजीराव प्रथम में, वो आपको बता देता हूं। बाजीराव प्रथम में हमें एक तो उनका जीवन परिचय देखना है। सबसे पहले क्या देखना है? जीवन परिचय देखना है। और दूसरा देखना है विजय अभियान, अर्थात उसके अभियान देखने हैं। बाजीराव प्रथम के क्या क्या देखना है? एक तो उनका जीवन परिचय, दूसरा हमें अभियान देखने हैं। ठीक है, एक तो उनका जीवन परिचय और दूसरा अभियान देखने हैं। क्या देखने हैं? ठीक है, दूसरा क्या देखना है? अभियान देखने हैं। तो लिखिए, एक तरफ लिख लीजिए आप जीवन परिचय, जीवन परिचय किसका? बाजीराव प्रथम का जीवन परिचय लिखना है, और दूसरी तरफ लिखना है विजय अभियान। विजय अभियान क्या लिखना है? विजय अभियान। इस तरह से अपन को एक बना लेना है। तो जीवन परिचय में अपन लिखेंगे, जीवन परिचय में लिखना शुरू करेंगे। कहां लिखना शुरू करेंगे? जीवन परिचय में लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, जीवन परिचय में अपन लिखना शुरू करेंगे। लिखिए पहला पॉइंट, इनका मूल नाम, इनका मूल नाम बाजीराव बलाल था। इनका मूल नाम बाजीराव बलाल था। क्या था? इनका मूल नाम बाजीराव बलाल था। जन्म इनका जन्म कब हुआ? 1700 में हुआ। कब हुआ? सन 1700 में हुआ। पेशवा कब बने? पेशवा कब बने? 1720 में। पेशवा कब बने? 1720 में। मृत्यु कब हुई? 1740 में। मृत्यु कब हुई? 1740 में। देखो, इनका मूल नाम क्या था? बाजीराव बलाल था। जन्म कब हुआ था? 1700 में हुआ। पेशवा कब बनी? 1720 में बने। मृत्यु कब हुई? 1740 में। अर्थात इन्होंने 40 वर्ष की एज में अपने हिंदू पद पादशाही मराठा स्वराज का निर्माण कर लिया। अर्थात इनका एक दर्शन था, हिंदू पद पादशाही नाम से एक दर्शन था, और उस दर्शन को इन्होंने स्वीकार कर लिया था। पेशवा बाजीराव प्रथम 20 वर्ष में लगभग, मतलब देखो इनका जो जन्म है, जन्म मतलब पूरी टोटल एज कितने? 40। लेकिन पेशवा के काल में कितने रहे थे? 20 वर्ष रहे थे। 20 वर्ष में इन्होंने लगभग 40 युद्ध जीते थे अपने जीवन का। ठीक है, अर्थात 40 वर्ष की एज में 40 युद्ध जीत चुके हैं पेशवा। ठीक है, चलो लिखते हैं इनके बारे में। अच्छा, इनका दर्शन लिख लेते हैं। तो अगली स्लाइड पे आकर आप लिखिए इनका दर्शन, बाजीराव प्रथम का दर्शन। बाजीराव प्रथम का दर्शन। बाजीराव प्रथम का दर्शन।
बाजीराव प्रथम का दर्शन देखना है अपन को। तो इनके दर्शन में क्या है, इन्होंने बोला था, पहला तो बोला कि विदेशियों को हटाकर हिंदू राष्ट्र का निर्माण किया जाना चाहिए, यह अवसर आ चुका है। तो पहला पॉइंट क्या था इनके दर्शन का, कि विदेशियों को हटाकर हिंदू राष्ट्र का गौरव हासिल करने का अवसर आ चुका है। दूसरा पॉइंट क्या है, इन्होंने बोला था कि हमें वृक्ष की, मतलब इस जर्जर वृक्ष की जड़ों पर प्रहार करना चाहिए, तने तो स्वतः ही टूट जाएंगे, स्वतः ही गिर जाएंगे। क्या बोल रहे थे, दूसरा पॉइंट क्या था इनके दर्शन में, कि इन्होंने पहला पॉइंट तो था कि विदेशियों को हटाकर हिंदू राष्ट्र का गौरव प्राप्त करने का अवसर आ चुका है। दूसरा पॉइंट था कि हमें इस जर्जर वृक्ष की जड़ों पर प्रहार करना चाहिए, तने तो स्वतः ही गिर जाएंगे, तथा मराठा पताका अटक से कटक तक लहराएगी। तो इसको लिख लेते हैं, इनके दर्शन का पहला पॉइंट तो अपन लिख लेते। लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, हमें विदेशियों को हटाकर हिंदू राष्ट्र का गौरव प्राप्त करने का अवसर आ चुका है। ठीक है, इनके दर्शन का पहला पॉइंट तो यही। दूसरा पॉइंट लिखिए, हमें जर्जर वृक्ष की जड़ों पर प्रहार करना चाहिए, तने तो स्वतः ही गिर जाएंगे, तथा मराठा पताका अटक से कटक तक लहराएगी, ठीक है, मराठा पताका अटक से कटक तक लहराएगी। कैसा, किसने बोला ये, बाजीराव प्रथम ने बोला। ये डायरेक्ट कोटेशन आपको मिल जाता है और पूछा जाता है ये कोटेशन किसका है, तो अपन को याद रखना है। अब यहां लिख लो, उपरोक्त दर्शन या उपर्युक्त दर्शन उपर्युक्त दर्शन हिंदू पद पादशाही का दर्शन है। क्या है, हिंदू पद पादशाही का उपर्युक्त दर्शन हिंदू पद पादशाही का दर्शन है। अर्थात बाजीराव प्रथम के दर्शन की बात करें तो क्या है, उन्होंने बोला कि हमें जर्जर वृक्ष की जड़ों पर प्रहार करना चाहिए, तने तो स्वतः ही गिर जाएंगे, तथा मराठा पताका अटक से कटक तक लहराएगी। किसने बोला था, बाजीराव प्रथम ने बोला था। ठीक है ना बंधु, समझ में आ जा। चलो
अब देखते हैं इनके युद्ध अभियान। अगली हेडिंग है हमारी युद्ध अभियान। हेडिंग डाल लो युद्ध अभियान। और युद्ध अभियान में अपन पहला चरण अपन शुरू करेंगे मालवा से। 1724 में इन्होंने मालवा पर अभियान किया था। पहला अभियान कहाँ किया था? मालवा पर किया था। युद्ध अभियान देखेंगे तो पहला जो अभियान था, प्रथम अभियान था, मालवा अभियान था, 1724 में किया था। और मालवा पर अभियान करके मालवा को अपने क्षेत्र में कर लिया था, अपने अधीन कर लिया था। और मालवा पर उस समय मुगल सूबेदार था गिरधर बहादुर। कौन था? गिरधर बहादुर। गिरधर बहादुर को अपने अधीन करके अपने 4 व्यक्ति नियुक्त करके गए। जैसे उदाजी पवार को धार का नियुक्त किया था, मल्लावराव होलकर को इंदौर का नियुक्त किया था, राणोजी सिंधिया को उज्जैन का नियुक्त किया था। इस तरह से अपने प्रतिनिधि नियुक्त करके पुनः वापस चले जाते हैं। क्योंकि जो पेशवाओं का क्षेत्र, मतलब जो शासन संचालित कर रहे थे पेशवाओं, कहाँ से कर रहे थे? पूना से कर रहे थे। और छत्रपति कहाँ से कर रहा था? सतारा से कर रहा था। ठीक है, इस तरह से तो वो कहाँ चले जाते हैं? पूना वापस चले जाते हैं। लेकिन क्या होता है, ये चलता रहता है 1724 से और 1728 तक चलता रहता है। परंतु 1728 में जो मालवा सूबेदार, मुगल सूबेदार था मालवा का, गिरधर बहादुर, उसने क्या सहयोग करना बंद कर दिया था। किनका? पेशवा के प्रतिनिधियों का सहयोग करना बंद कर दिया था। तो अपन इसको लिखते हैं। फिर पुनः अपने भाई चिमनाजी अप्पा के नेतृत्व में मालवा अभियान करता है। ठीक है, तो अपन लिखना शुरू करते हैं। उसको लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए मालवा अभियान। पहला हेडिंग है हमारी प्रथम मालवा अभियान। कब है? 1724। बोले सर 1724 है ना? 1724 से 1738 तक चलता है। एक्चुअल में जो मालवा पेशवाओं के, मराठाओं के अधीन आता है, वो 1738 में पूर्णतः आ जाता है, जब दोहरा सराय की संधि होती है। किससे? निजाम से। दोहरा सराय की जब संधि होती है निजाम से, उस समय मालवा पूर्णतः मराठों के संरक्षण में आ जाता है। हालांकि 1731 में मल्ला होलकर वंश की स्थापना कर दी मल्लाराव होलकर ने। इस तरह सिंधिया वंश की भी स्थापना हो गई। इसी तरह चलता रहता है। परंतु अपन ये पढ़ेंगे मालवा अभियान। मालवा अभियान का प्रथम चरण लिखिए। हेडिंग है, सब हेडिंग रहेगी प्रथम चरण। ठीक है, चलो और डैश करके 1724। ठीक है, अब इसमें अपन को लिखना है, प्रथम चरण में लिखना है। चलिए लिखिए, 1724 में पेशवा बाजीराव प्रथम ने मालवा अभियान किया था। मालवा अभियान किया था। मालवा अभियान किया था 1724 में पेशवा बाजीराव प्रथम ने मालवा अभियान किया था। अगला पॉइंट लिखिए, मुगल सूबेदार, ऐसा लिखिए, मालवा के मुगल सूबेदार, ऐसा लिखिए, मालवा के मुगल सूबेदार, मालवा के मुगल सूबेदार गिरधर बहादुर को अपने अधीन कर, गिरधर बहादुर को पराजित कर, गिरधर बहादुर को पराजित कर अपने अधीन कर लिया, अपने अधीन कर लिया।
समझे बबुआ क्या कह रहा है? मालवा के मुगल सूबेदार गिरधर बहादुर को पराजित कर अपने अधीन कर लिया। समझे? किसने? पेशवा बाजीराव प्रथम ने अपने अधीन कर लिया। अगला पॉइंट लिखिए। तत्पश्चात पेशवा बाजीराव प्रथम, मैं पेशवा ही लिखूंगा, आपको पता होना चाहिए किसके बारे में बात करें, बाजीराव प्रथम या द्वितीय, किसके बारे में बात करें, मैं पेशवा लिखूंगा। तत्पश्चात पेशवा मालवा में अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर वापस पूना चला जाता है। ठीक है ना बंधु? समझ में तो आया कि तत्पश्चात पेशवा मालवा में अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर वापस पुनः चला जाता है। अब बात करेंगे सर कौन सा प्रतिनिधि कहाँ नियुक्त किया था, तो अपन लिखेंगे प्रमुख प्रतिनिधि। ठीक है, अपन ने लिखना है प्रमुख प्रतिनिधि। देखते हैं कौन सा कहाँ नियुक्त किया, तो लिखिए आप। जैसे उदाजी पवार कहाँ के नियुक्त किए थे? धार के नियुक्त किए थे। उदाजी पवार कहाँ के थे? धार के। मल्हार राव होलकर कहाँ के नियुक्त किए? मल्हार राव होलकर कहाँ के नियुक्त किए? इंदौर के। राणोजी सिंधिया, क्या नाम है? राणोजी सिंधिया कहाँ के नियुक्त किए? उज्जैन के। कहाँ के? वैसे ग्वालियर में इन्होंने अपना केंद्र बाद में बनाया, लेकिन उज्जैन और देवास इनका पहले क्षेत्र था। ठीक है, तो यहां डाल लेना उज्जैन और ग्वालियर। ठीक है, इसके बाद डालिए धनाजी गायकवाड़। क्या नाम है? धनाजी गायकवाड़। क्या नाम है? धनाजी गायकवाड़। कहाँ के नियुक्त किए थे? बड़ौदा के। कहाँ के नियुक्त किए? बड़ौदा के। इस तरह से पेशवा ने अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए थे कर वसूलने के लिए। ठीक है ना? अब क्या होता है, 1724 से 1728 तक जो मालवा सूबेदार था गिरधर बहादुर, वो सहयोग कर रहा था, ठीक ठाक कर वसूल रहे थे, क्योंकि यह कर वसूलने का अधिकार पेशवा को कब मिल गया था? 1719 के दिल्ली समझौते के तहत मिला। तो यहाँ एक नोट करके लिख लेना, हाँ, पेशवा को कर वसूलने का अधिकार, पेशवा को कर वसूलने का अधिकार 1724 के दिल्ली समझौते के तहत मिला था। 1719 के दिल्ली समझौते के तहत मिला। दिल्ली समझौते के तहत मिला। 1719 के दिल्ली समझौते के तहत मिला। देखो समझा देता हूँ मैं, क्या है इसमें 1724 भी बोल गया, एक बार 29 भी बोल गया, माफ कीजिए, 1719 है वो सही कंफर्म।
दिल्ली समझौता 1719 में हुआ था। कब हुआ? एक सेकंड। दिल्ली समझौता 1719 में हुआ था, जब बालाजी विश्वनाथ और रफी उद्दरजात, क्या होता है, फर्रुख सियर को हटाने के लिए सैयद बंधु बालाजी विश्वनाथ से संधि करते हैं कि बोले आप हमारा सहयोग कीजिए, हम आपको बहुत सारे अधिकार दे देंगे। तो बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधुओं के तहत एक संधि होती है और किसको? फर्रुख सियर को हटाकर रफी उद्दरजात को शासक बनाया जाता है 1719 में, दिल्ली के मुगल शासक। ठीक है, रफी उद्दरजात जैसे ही शासक बनता है तो उन रफी उद्दरजात और बालाजी विश्वनाथ के तहत एक समझौता होता है। उस समझौते के तहत कर वसूलने का अधिकार मराठों को या पेशवा को दिया गया था और इसी समझौते को बोला गया था दिल्ली समझौता। क्या बोला गया था? दिल्ली समझौता। अब अगली हेडिंग डालना है दूसरा चरण। अगली हेडिंग मालवा अभियान का दूसरा चरण। ठीक है, प्रथम चरण तो हमने पढ़ लिया, अब दूसरा चरण पढ़ना है। आप पढ़ते रहिए, बहुत प्यारा पढ़ाया जा रहा है। नेट सेट के लिए आप नेट सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, कोई सा सब्जेक्ट अगर इतिहास में इससे बाहर चला या ना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपको, बस आप पढ़ लीजिए जितना पढ़ाया है। ठीक है ना बंधु? चलो दूसरा चरण लिखते हैं। क्या होता है दूसरे चरण को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कि जब इन चारों को नियुक्त कर दिया, किसने? पेशवा ने। लगातार अपना कर वसूल रहे थे, लेकिन 1728 तक आते आते गिरधर बहादुर जो मुगल सूबेदार था मालवा का, उसने सहयोग करना बंद कर दिया था। तो बंद कर दिया तो ये बात किसको पता चलती है? पेशवा को पता चलती है। पेशवा को पता चली, जैसे ही पेशवा को पता चलता है तो पेशवा ने अपने भाई चिमनाजी अप्पा को अभियान हेतु नियुक्त किया और चिमनाजी अप्पा ने 1728 में मालवा अभियान किया था। कब किया? 1728 में मालवा अभियान किया था। और मालवा अभियान किया तो धार के निकट अमझेरा नामक स्थान पर एक युद्ध होता है जिसे अमझेरा के युद्ध बोला जाता है। उस युद्ध में मालवा सूबेदार गिरधर बहादुर और उनका पुत्र दया बहादुर मारे जाते हैं। उस युद्ध में मालवा सूबेदार गिरधर बहादुर और दया बहादुर मारे जाते हैं और मालवा पर पेशवा का अधिकार हो जाता है। अब इसी समय एक और घटना घटित होती है। इसी समय की एक और घटना है। कौन सी घटना है? इसी समय की एक घटना है, वो है बुंदेला शासक छत्रसाल वाली। बुंदेला शासक छत्रसाल मुगल सूबेदार बंगस खां के बुंदेला जो बुंदेलखंड का जो सूबेदार हुआ करता था उस समय बंगस खां था। तो बंगस खां ने छत्रसाल को कैद कर लिया था, नजरबंद करके रखा था। किसको? छत्रसाल को। अब छत्रसाल को जब पता चलता है कि पेशवा बाजीराव प्रथम मुगलों से संघर्ष कर सकते हैं और जीत मुझे छुड़ा सकते हैं, तो उन्होंने पत्र व्यवहार करके, मतलब पत्राचार करके एक पत्र लिखा। किसको? पेशवा को। पेशवा से आग्रह किया कि मुझे इसकी कैद से मुक्त कराइए। तो पेशवा ने उनके आग्रह पर, पत्र के आग्रह पर बुंदेलखंड का अभियान किया और मुगल सूबेदार बंगस खां की हत्या कर छत्रसाल को मुक्त करा दिया। किसको? छत्रसाल को मुक्त करा दिया। इस खुशी में या इसके परिणाम स्वरूप छत्रसाल ने अपने पुत्र हृदय शाह और जगत राव, इस खुशी में या इसके परिणाम स्वरूप अपने पुत्र हृदय शाह और जगत राव, क्या नाम था? हृदय शाह और जगत राव, दोनों को पेशवा की सेवा में भेज दिया। दोनों को पेशवा की सेवा में भेज दिया तथा एक सुंदर और सुशील कन्या मस्तानी बाई को पेशवा को भेंट किया था। ये थी कहानी कब की? मस्तानी बाई। ठीक है, तो चलो लिखते हैं अपन इसके बारे में। दूसरा चरण लिखते हैं। लिखिए, पहला डैश करके लिखिए। कुछ समय बाद मालवा के मुगल सूबेदार गिरधर बहादुर द्वारा
गिरधर बहादुर द्वारा पेशवा के प्रतिनिधियों को पेशवा के प्रतिनिधियों को पेशवा के प्रतिनिधियों को कर वसूलने में सहयोग करना बंद कर दिया। को कर वसूलने में सहयोग करना बंद कर दिया। सहयोग करना बंद कर दिया। ठीक है ना बंधु, समझ में आया? ये मैं समझा चुका हूं, फिर भी और समझ में नहीं आ रहा तो बता दे। ठीक है, जिस कारण पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। पेशवा ने अपने भाई चिमनाजी अप्पा, क्या नाम है? चिमनाजी अप्पा, चिमनाजी अप्पा, ठीक है ना? क्या नाम है? चिमनाजी अप्पा। चिमनाजी अप्पा को मालवा अभियान हेतु नियुक्त किया। मालवा अभियान हेतु नियुक्त किया। ठीक है, मालवा अभियान हेतु नियुक्त किया। समझे बबुआ? ठीक है ना, समझ गए हो? जिस कारण पेशवा ने अपने भाई, अच्छा अपने भाई, यहाँ भाई और लिख लेना है ना, पता चले कि अपने क्या, अपने भाई चिमनाजी अप्पा को मालवा अभियान हेतु नियुक्त किया था। अगला पॉइंट लिखिए, चिमनाजी अप्पा और मालवा सूबेदार गिरधर बहादुर और दया बहादुर, है ना, लिख लेना, गिरधर बहादुर और दया बहादुर गिरधर बहादुर और दया बहादुर दोनों के मध्य, मतलब चिमनाजी अप्पा और गिरधर बहादुर के मध्य, ऐसा लिखो, के मध्य 1728 में, ठीक है, 1728 में अमझेरा का युद्ध होता है। अमझेरा का युद्ध होता है, जिसमें मालवा सूबेदार मारे जाते हैं, जिसमें गिरधर बहादुर और दया बहादुर मारे जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ आ जाइए, अगली स्लाइड पे, मारे जाते हैं। इस प्रकार मालवा पर मराठों का, नहीं, मालवा पर पेशवा का अधिकार हो जाता है। पेशवा का अधिकार हो जाता है, पेशवा का अधिकार हो जाता है। ठीक है ना बंधु, समझ में आया? इस प्रकार मालवा पर पेशवा का अधिकार हो जाता है।
अब आगे क्या है, अब देखना सर अधिकार तो हो गया पेशवा का, लेकिन पूर्णतः अधिकार में कब मिला, पूर्णतः मालवा कब आ जाता है इनका, तो 1738 की दोहरा सराय की संधि होती है। कौन सी, दोहरा सराय की संधि होती है 1738 में, उस समय पूर्णतः लिखा। तो यहां लिख लीजिए परंतु, यहां लिखिए परंतु पूर्णतः मालवा पर अधिकार, पूर्णतः मालवा पर अधिकार 1738 की 1738 की दोहरा सराय, 1738 की दोहरा सराय, दोहरा सराय की संधि के तहत होता है, की संधि के तहत होता है। अब बोले सर ये कुछ किस किस के मध्य हुई थी ये संधि, कौन सी, दोहरा सराय की संधि, ठीक है। ये संधि किस किस के मध्य हुई थी, ये संधि पेशवा और निजाम के मध्य हुई थी, ये संधि पेशवा और निजाम के मध्य होती है। भोपाल के निकट दोहरा सराय नामक स्थान पर भोपाल निजाम को घेर लेता है पेशवा, और पेशवा ये संधि करके मुक्ति पाता है, ठीक है। और भी होती है उसके प्रावधान, परंतु पूर्णतः मालवा पर अधिकार कब होता है, 1738 में। चलो ठीक है, इतना हो गया, मालवा अभियान हो गया है ना। अब क्या होता है, अगला पॉइंट लेके, अब मैंने एक और बताया ना, इसी समय छत्रसाल बुंदेला को नजरबंद कर रखा था, किसने, बंगस खां द्वारा। तो लिखिए अगला पॉइंट है अब इसमें, इसमें अगला पॉइंट लिखिए, दिख रहा है ना, ये लाइन दिख तो रही, हाँ लिखिए, इसी समय मुगल सूबेदार बंगस खां द्वारा बुंदेला शासक छत्रसाल को, बुंदेला शासक छत्रसाल को बुंदेला शासक छत्रसाल को कैद कर, नजरबंद कर रखा था, नजरबंद कर रखा था, जिस कारण देखो किसने नजरबंद कर रखा है, बंगस खां द्वारा, किसने, बंगस खां द्वारा नजरबंद कर रखा था। पता नहीं चल नहीं रहा है आजकल सही, ठीक है। बंगस खां द्वारा किसको, बुंदेला शासक छत्रसाल को कैद कर रखा था, किसको, छत्रसाल को कैद कर रखा, नजरबंद कर रखा, जिस कारण छत्रसाल द्वारा पत्र लिखकर पेशवा से सहायता मांगी, पेशवा से सहायता मांगी, ठीक है, पेशवा से सहायता मांगी। अगला पॉइंट लिखिए, पेशवा बाजीराव प्रथम ने, पेशवा, ये सब बाजीराव प्रथम की कहानी चल रही है। सर बोले कि ये किसकी बात चल रही है, पेशवा है कौन, तो बाजीराव प्रथम, ठीक है, मैं पेशवा ही लिख रहा हूं इसकी जगह, ठीक है। तो कोष्टक में चलो इस बार लिख देता हूं, बाजीराव प्रथम ने, पेशवा बाजीराव प्रथम ने इस पत्र के आग्रह पर, इस पत्र
के आग्रह पर मुगल सूबेदार बंगस खां पर आक्रमण कर हत्या कर दी। आक्रमण कर हत्या कर दी। समझे? इस पत्र के आग्रह पर पेशवा ने मुगल सूबेदार बंगस खां पर आक्रमण कर हत्या कर दी। ठीक है, हत्या कर दी तथा छत्रसाल को कैद से मुक्त कराया। ठीक है ना? तथा छत्रसाल को कैद से मुक्त कराया। समझे? समझ में तो आया? नहीं आया तो ऊपर से तो नहीं निकल गया, जो भी है ठीक है, समझ लो। चलो अगला पॉइंट देखते हैं अपन। अब देखो क्या हो गया, छत्रसाल को कैद से मुक्त करा दिया तो छत्रसाल खुश हो गए, राजा छत्रसाल खुश हो गए जिस कारण। अब अगला पॉइंट अपन लिखेंगे, यहां लिखिए, छत्रसाल ने कैद से मुक्त होने के कारण मुक्त होने के उपलक्ष्य में, ऐसा लिखिए, उपलक्ष्य में क्या क्या काम किए, क्या देखते हैं वो देखते हैं अपन। ठीक है, इन्होंने कैद से मुक्त होने के उपलक्ष्य में क्या किया था। पहला पॉइंट तो लिखिए इसमें, अपने पुत्र हृदय शाह और जगत राव को पेशवा की सेवा में भेजा। पेशवा की सेवा में भेजा। ठीक है, अपने पुत्र सेवा में भेजा। किस को? अपने पुत्र जगत राव और हृदय शाह को। अपने पुत्र जगत राव और हृदय शाह को किसकी? पेशवा की सेवा में भेजा। अगला पॉइंट लिखिए, एक सुंदर कन्या कोष्ठक में लिख लेना मस्तानी बाई। एक सुंदर कन्या कोष्ठक में लिख लेना मस्तानी बाई पेशवा को भेंट की। समझे बबुआ? ठीक है ना, समझ गए हो? पेशवा को भेंट कर दी, एक सुंदर कन्या भी भेंट कर दी। क्या नाम था उसका? मस्तानी बाई। और मस्तानी बाई के साथ ही रहता था कौन? पेशवा बाजीराव प्रथम। और रावलखेड़ी में उनकी मृत्यु हो जाती 1740 में। उनका एक पुत्र था जो 1761 के पानीपत के युद्ध में मारा जाता है। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, उसमें मारा जाता है। उनका एक पुत्र भी था। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालो, निजाम के विरुद्ध अभियान। अगली हेडिंग क्या है?
निजाम के विरुद्ध अभियान। तो अपन ने अगली हेडिंग डालनी है, निजाम के विरुद्ध अभियान। निजाम के विरुद्ध अभियान। दिख रहा है? निजाम के विरुद्ध अभियान दिख तो रहा है सब कुछ, ठीक है। तो लिखिए, इसमें पहला पॉइंट लिखिए, निजाम के विरुद्ध अभियान में क्या बंधु, निजाम अपनी स्वतंत्र सत्ता का, निजाम अपनी स्वतंत्र सत्ता का स्वतंत्र सत्ता का सबसे बड़ा विरोधी मराठों को मानता था। विरोधी मराठों को मानता था। समझे? देखो भाई, सिंपल सी बात है, कोई भी हो अगर आपको सबसे बड़ा विरोधी मानेगा तो आप तो करोगे कुछ ना कुछ। इसी तरह जब निजाम अपनी स्वतंत्र सत्ता का सबसे बड़ा विरोधी किसको मानता है, मराठों को मानता, तो पेशवा ने फिर आक्रमण किया। अगला पेन लिखिए, 1719 के दिल्ली समझौते में जब, देखो क्या होता है, 1719 में दिल्ली समझौता हुआ ना, उस समय इनको अधिकार मिल गए कि दक्षिण के 6 सूबों से आप चौथ वसूल सकते हैं। और निजाम अपनी स्वतंत्र सत्ता का सबसे बड़ा विरोधी मान रहा था मराठों को। तो 1719 के दिल्ली समझौते के तहत पेशवा जब चौथ वसूली कर रहा था, तो निजाम ने एक घोषणा कर दी कि जो निष्पक्ष रूप से छत्रपति होगा मैं उसको चौथ दूंगा। अब समझ में आया? कुछ तो समझ में आया होगा, समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मैंने आपको बताया था कि मराठों के 3 केंद्र बन चुके थे। कौन कौन से? एक तो सतारा बन गया, दूसरा पूना बन गया, तीसरा कोल्हापुर बन गया था। कौन कौन सा? पूना, सतारा, कोल्हापुर। तो पूना में कौन बैठे थे? पेशवा बैठे थे। सतारा में कौन बैठा था? साहू बैठा था। कोल्हापुर में कौन बैठा था? ताराबाई शिवाजी द्वितीय को लेकर बैठी थी। उसके बाद कौन बनता है? राम राया द्वितीय, उसके बाद संभाजी द्वितीय। इस तरह से तो क्या होता है, 1716 में समथिंग 1714 की बात है, 13 में पेशवा बनता है, 1714 की बात है। ताराबाई और शिवाजी द्वितीय को तो बंदी बनवा लेते हैं। किस? ताराबाई और शिवाजी द्वितीय को तो बंदी बनवा लेते हैं। कौन? बालाजी विश्वनाथ। परंतु राया राम की द्वितीय पत्नी, मतलब दूसरी ताराबाई, राया राम की 2 पत्नियां थी, एक ताराबाई, उसके 2 पुत्र थे, एक शिवाजी, दूसरा राम राया या राया राम द्वितीय, ठीक है। दूसरी पत्नी थी राय सवाई, और राय सवाई का पुत्र था संभाजी द्वितीय। जब 1714 में बालाजी विश्वनाथ ने ताराबाई और शिवाजी द्वितीय को बंदी बनवा लिया, कैद करवा दिया, तो दूसरी पत्नी राय सवाई संभाजी को लेकर साहू के विपक्ष में कोल्हापुर में शासन संचालित करने लगी। तो अब क्या होता है, निजाम ने जब 1719 में ऐसा अधिकार मिल गया कि दक्षिण के 6 सूबों से आप चौथ वसूल सकते हैं, तो निजाम ने क्या घोषणा कर दी कि मैं उसको चौथ दूंगा जो निष्पक्ष रूप से पेशवा होगा, माफ कीजिए छत्रपति होगा। एक तो इधर साहू थे, दूसरे संभाजी थे, तो दोनों के बीच टकराने की, मतलब दोनों के बीच फूट डालने की कोशिश की किसने? पेशवा ने, उस निजाम ने, ठीक है। तो लिखिए इसमें 1719 के दिल्ली समझौते के तहत, दिल्ली समझौते के तहत छत्रपति साहू प्रथम
जब निजाम से चौथ वसूलता है तो निजाम ने घोषणा की कि मैं उसको चौथ दूंगा जो निष्पक्ष रूप से छत्रपति होगा। किसने बोला था? छत्रपति को किसने बोला था? निजाम ने बोला था। अगले स्लाइड पे आते हैं अपन। इस समय निजाम शाहू प्रथम एवं संभाजी सेकंड के मध्य फूट डालने का प्रयास कर रहा था। देखो बंधु, अपने यहाँ एक मराठा राज्य बना देते हैं। हालांकि मराठा राज्य के बारे में हमें ज़्यादा इतनी अच्छी खासी नॉलेज है, फिर भी कोशिश करेंगे। ये है मराठा राज्य। यहाँ पर कौन बैठा है? ये क्या है? पूना। और यहाँ पर कौन बैठा है? पेशवा। अच्छा, आप बोल रहे हो सर अलग पेन से बनानी चाहिए, ठीक है, दूसरा कलर यूज कर लेते। यहाँ पर कौन बैठा है? ये क्या है? पूना। और यहाँ कौन शासन कर रहा है? पेशवा। कौन शासन कर रहा है? पेशवा। बोले सर यहाँ क्या है? यहाँ है सतारा। यहाँ कौन शासन कर रहा है? यहाँ शासन कर रहा है शाहू प्रथम। बोले सर यहाँ क्या है? यहाँ है कोल्हापुर। क्या नाम है? कोल्हापुर। बोले यहाँ कौन शासन कर रहा है? सर यहाँ शासन कर रहा है संभाजी द्वितीय। कौन शासन कर रहा है? संभाजी द्वितीय। देख रहा है? ठीक है, देख लेना, संभाजी द्वितीय शासन कर रहा है। यहाँ बोले सर नीचे निजाम कर रहे थे, यहाँ कौन शासन कर रहे थे? यहाँ पर निजाम, यहाँ निजाम शासन कर रहे थे। अब निजाम पर जैसे ही चौथ वसूलने के लिए आता है, कौन शाहू प्रथम के प्रतिनिधि आते हैं, तो निजाम क्या बोल देता है कि मैं उसको चौथ दूंगा जो निष्पक्ष रूप से पेशवा होगा। समझे? निजाम ने क्या बोल दिया था कि मैं उसको चौथ दूंगा जो निष्पक्ष रूप से पेशवा हो। ये तो फूट डालने के प्रयास कर रहा था। परंतु अब क्या होता है? अब होता है एक सकरखेड़ा का युद्ध 11 अक्टूबर 1724 को। किस किस के मध्य होता है? हैदराबाद के निजाम और दक्षिण के सूबेदार के मध्य, मतलब मुगलों के जो दक्षिण का सूबेदार था उसके मध्य
और हैदराबाद के निजामों के मध्य एक युद्ध होता है, सकरखेड़ा का युद्ध। कब होता है? 1724 में, 11 अक्टूबर 1724 को में सकरखेड़ा का युद्ध होता है। तो अपन लिखते हैं, हेडिंग डाल लीजिए आप, सकरखेड़ा का युद्ध, सकरखेड़ा का युद्ध कब होता है? 11 अक्टूबर 1724। क्या है भैया समस्या इसकी? मैं बता देता हूँ, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इंतजार तो करना पड़ेगा भला, आप इंतजार नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा बंधुओं? ठीक है, सकरखेड़ा का युद्ध होता है कब? 11 अक्टूबर 1724 को। सूबेदार, मुगल सूबेदार, दक्षिण का मुगल सूबेदार और हैदराबाद के निजामों के मध्य युद्ध होता है। हैदराबाद के निजामों के मध्य होता है। तो जो पेशवा था उन्होंने तटस्थ नीति अपनाई थी। क्या? कैसी? तटस्थ नीति अपनाई। परंतु पेशवा, मराठा पेशवा की एक सैन्य टुकड़ी ने निजाम का सहयोग कर दिया था। किसका? निजाम का सहयोग कर दिया, जिस कारण पेशवा निजाम ने दक्षिण के मुगल सूबेदार पर आक्रमण करने का अधिकार दे दिया। किसको? पेशवा को। बोले कि आप हमारे क्षेत्र से जाकर दक्षिण के मुगल सूबों पर आक्रमण कर सकते हैं। जैसे ही पेशवा दक्षिण के मुगल सूबों पर आक्रमण करने जाता है तो इधर निजाम और संभाजी द्वितीय मिलकर साहू के क्षेत्र पर अर्थात सतारा पर आक्रमण कर देते हैं। देखो, एक तरफ तो पेशवा को अधिकार दे दिया कि आप जाके दक्षिण में आक्रमण कर सकते हैं मुगलों के सूबों पर जाकर। क्यों दे दिया? क्योंकि एक सैन्य टुकड़ी ने निजाम का सहयोग किया, बाकी पेशवा तटस्थ रहा था। ठीक है, अब क्या होता है? जैसे ही वो पेशवा उधर व्यस्त था, किसमें? दक्षिण के अभियानों में व्यस्त था, और इस समय निजाम और संभाजी द्वितीय ने साहू प्रथम के क्षेत्र पर अर्थात सतारा पर आक्रमण कर दिया और उनसे क्षेत्र जीतकर एक साहू से संधि के तौर पर लिखवा लिया कि अब मुख्य रूप से पेशवा कौन माना जाएगा? मुख्य रूप से छत्रपति कौन माना जाएगा? संभाजी द्वितीय। जब पेशवा लौट के आता है तो निजामों से युद्ध करता है, फिर पुनः साहू को छत्रपति नियुक्त करवाता है। तो लिखिए इसमें पहला पॉइंट लिखिए। चलो लिखिए पहला पॉइंट। 11 अक्टूबर 1724 को 11 अक्टूबर 1724 को निजाम और दक्षिण के मुगल सूबेदार और दक्षिण के मुगल सूबेदार के मध्य सकरखेड़ा का युद्ध होता है। सकरखेड़ा का युद्ध होता है। सकरखेड़ा का युद्ध होता है। अगला पॉइंट लिखिए। इस युद्ध में पेशवा तटस्थ रहा परंतु एक मराठा सैन्य टुकड़ी ने निजाम का साथ दिया था। एक सैन्य टुकड़ी ने किसका साथ दिया? निजाम का साथ दिया था। ठीक है ना? इस कारण निजाम ने पेशवा को
इस कारण निजाम ने पेशवा को दक्षिण अभियान की छूट दी। दक्षिण अभियान की छूट दी। ये क्या है? क्या छूट दी? इसका मतलब ये थोड़ी है कि पेशवा निजाम के अधीन था। ये तो यही पॉइंट, ये पॉइंट तो यही बता रहा ना कि इस कारण पे निजाम ने पेशवा को दक्षिण अभियान की छूट दी। भाई ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या था, निजामों को जो हैदराबाद क्षेत्र निजाम था वो इधर नीचे था, मराठा राज्य के नीचे, और उसके क्षेत्र से निकल कर जाना पड़ता था। कहाँ के लिए? दक्षिण अभियान के लिए। तो अपने क्षेत्र से निकलने के लिए उन्होंने छूट दे दी। ऐसा नहीं है कि उनके अधीन था। ठीक है, चलो अगला पॉइंट लिखिए। छूट दी तत्पश्चात पेशवा ने 1725 से 27 तक पेशवा ने 1725 और 1727 में 2 कर्नाटक अभियान किए, 2 दक्षिण अभियान किए, 2 दक्षिण अभियान किए। ठीक है, 2 दक्षिण अभियान किए थे। समझे? सकरगेड़ा का युद्ध हो गया निजाम और मुगल सूबेदारों के मध्य, जिसमें निजाम कैसा, पेशवा कैसे रहे? तटस्थ रहे थे। मराठों की एक सैन्य टुकड़ी ने निजाम का सहयोग कर दिया। ठीक है, अब पेशवा ने भी दक्षिण अभियान किए थे। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है भाई। जब पेशवा कर्नाटक अभियानों में व्यस्त था, अगला स्लाइड पर चलना है अपनी, अगली स्लाइड पर लिखिए। जब पेशवा कर्नाटक अभियानों में व्यस्त था, जब पेशवा कर्नाटक अभियानों में व्यस्त था, उसी समय निजाम ने संभाजी के सहयोग से, निजाम और संभाजी ने, ऐसा लिख लो, निजाम और संभाजी ने संयुक्त रूप से मिलकर सतारा पर आक्रमण कर दिया। ठीक है ना, सतारा पर आक्रमण कर दिया था। एक सेकेंड, कल क्या है, लाइट चली गई थी, इसलिए मैं थोड़ा पहले सेव कर लेता हूं। सतारा पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, किसने आक्रमण किया था? निजाम और संभाजी, जो कोल्हापुर के शासक थे। ठीक है, संभाजी सेकंड ने साथ में मिलकर मराठा क्षेत्र सतारा पर आक्रमण कर दिया, अर्थात क्या? अशांति उत्पन्न कर दी। ठीक है, कर दिया, जिस कारण मराठा क्षेत्र में
अशांति उत्पन्न हो गई। अशांति उत्पन्न हुई। अशांति उत्पन्न हुई तथा मुख्य छत्रपति संभाजी सेकंड को माना। मुख्य छत्रपति संभाजी सेकंड को माना गया था। समझे बाबू क्या चल रहा है यहाँ? बेचारा पेशवा को तो पहुंचा दिया दक्षिण में कर्नाटक अभियान की ओर, और इधर मजे ले रहे हैं, मराठा क्षेत्र में अशांति उत्पन्न कर रहे हैं, संभाजी सेकंड को मुख्य छत्रपति मान रहे हैं, साहू जी शांत बैठे हैं, बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे। अब देखो लौट के आएगा पेशवा बाजीराव सेकंड। बाज थे, बाज ना कि कबूतर कि दाना डाल के उन्हें फंसाया जा सके। वो तो ऐसे थे कि पिंजड़ा सहित उड़ा ले जाएंगे। कौन? पिंजड़े सहित उड़ा ले जाएंगे, बाजीराव प्रथम ऐसे थे। ठीक है, अब क्या होता है? अब जैसे ही पेशवा बाजीराव प्रथम को पता चलता है तो पालखेड़ा का युद्ध होता है। कौन सा? पालखेड़ा का युद्ध। हेडिंग डाल लो, पालखेड़ा का युद्ध 1726। हेडिंग है पालखेड़ा का युद्ध 1726। पालखेड़ा का युद्ध 1726। इसमें अपन लिखेंगे, अरे यार, पालखेड़ा का युद्ध 1726 और इसमें अपन लिखेंगे पहला पॉइंट अपन इसमें लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखना है? पहला पॉइंट लिखना है पालखेड़ा के युद्ध में। लिखिए, पालखेड़ा के युद्ध में पेशवा ने निजामों को पराजित किया। पालखेड़ा के युद्ध में पेशवा ने, पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। यहां लिख देता हूं बाबा, आप लोग परेशान रहोगे। पेशवा बाजीराव प्रथम ने निजाम को पराजित किया। निजाम और संभाजी की संयुक्त सेना को पराजित किया। संभाजी, निजाम और संभाजी सेकंड की संयुक्त सेना को पराजित किया। संयुक्त सेना को पराजित किया था। पालखेड़ा के युद्ध में पेशवा बाजीराव प्रथम ने निजाम और संभाजी सेकंड की संयुक्त सेना को पराजित किया। ठीक है, किसको पराजित कर दिया? संभाजी सेकंड की सेना को, मतलब उनकी दोनों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया था तथा मुंशी शिवगाम की संधि हेतु विवश कर दिया। तथा, यहां से लिखिए, तथा मुंशी शिवगाम की संधि हेतु विवश किया। बंधु समझे? समझ गए क्या? संयुक्त सेना को पराजित। एक सेकंड, पानी खत्म हो गया यार। चलो कोई बात नहीं, अभी तो बहुत लंबी क्लास चल रही है आज तो। देखते हैं, हाँ ज़्यादा लंबी नहीं है, हो जाएगी अभी 10 मिनट में। अभी तो टाइम लेगी, थोड़ा सा और चलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मुंशी शिवगाम की संधि, अगली हेडिंग है हमारी मुंशी शिवगाम की संधि। हेडिंग डाल लो,
मुंशी शिवगाम की संधि। ठीक है, कौन सी हेडिंग है? मुंशी शिवगाम की संधि। कब हुई? 6 मार्च 1728 को। कब हुई? 6 मार्च 1728, जब वहां से कर्नाटक अभियान, दोनों अभियानों से जीत कर आता है। उसके बाद मुंशी शिवगाम की संधि करता है। किससे करता है? निजामों से करता है। किससे करता है? निजाम से करता है। तो अब इस संधि के प्रावधान, अच्छा माफ कीजिए, अपन ने ये प्रावधान लिखने, संधि और प्रमुख प्रावधान, यहां हेडिंग डाल लो, प्रमुख प्रावधान। प्रमुख प्रावधान, मुंशी शिवगाम संधि के प्रमुख प्रावधान। और अपन ने यहां से लिखने क्या क्या प्रावधान है भैया। सबसे पहला प्रावधान तो यही था कि साहू को छत्रपति स्वीकार किया जाएगा। पहला प्रावधान क्या था? निजाम और पेशवा के मध्य होती है, साहू को छत्रपति माना जाएगा, ऐसा लिखिए। साहू प्रथम को प्रधान छत्रपति माना जाएगा। प्रधान छत्रपति माना जाएगा। ठीक है, साहू को प्रधान छत्रपति माना जाएगा। अगला पॉइंट है, निजामों ने चौथ देना स्वीकार किया। निजामों ने चौथ देना निजामों ने चौथ देना, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। निजामों ने चौथ देना स्वीकार किया। ठीक है, निजामों ने चौथ देना स्वीकार किया। अगला पॉइंट लिखो, निजाम संभाजी सेकंड को, निजाम संभाजी सेकंड को मदद नहीं करेंगे, को मदद नहीं करेंगे। निजाम संभाजी सेकंड को मदद नहीं करेंगे। समझे? निजाम क्या है? संभाजी सेकंड को मदद नहीं करेंगे। अगला पॉइंट लिखिए, निजामों ने दक्कन के 6 सूबों से चौथ देना, 6 सूबों से चौथ वसूलने का अधिकार दिया। वसूलने का अधिकार दिया। ठीक है बंधुओं, इस तरह से मुंशी शिवगाम की संधि हो जाती है। इस तरह से मुंशी शिवगाम की संधि हो जाती है। कब की बात है? 1728 की बात है। अब आते हैं अपन दिल्ली अभियान या दिल्ली पर आक्रमण। ठीक है, अगली हेडिंग रहेगी दिल्ली पर आक्रमण। क्या था भाई? पेशवा ने मुगल शासक, अब उस समय दिल्ली पर 1724-25 की बात चल रही है। देखो क्या है, पेशवा ने मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला, जो मुगल शासक बन चुका था, रफी उद्दरजात और रफी, दो बंदी, 1719 में आकर चले जाते हैं और अगला शासक बनता है मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली का शासक बन गया। तो पेशवा ने मोहम्मद शाह रंगीला के समक्ष कुछ मांगे रखी थी अपनी। मोहम्मद शाह रंगीला के समक्ष कुछ मांगे रखी, जिसमें से कुछ मांगे तो मान ली गई थी और कुछ मांगे नहीं मानी थी। वो ठीक है, जितनी मांगी थी उसमें ही पेशवा खुश हो गए। परंतु इस समय अवध के शासक शहादत खान ने, अवध का शासक था शहादत खान,
मतलब अवध में स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली, मुगल सूबेदार बोल सकते हैं सादत खां को। तो उसने स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली और उसने मल्हार राव होलकर को पराजित कर दिया था। किसने? अवध के सूबेदार सादत खां ने मल्हार राव होलकर को पराजित कर दिया था। इस बात से क्रोधित होकर पेशवा दिल्ली पर आक्रमण करता है और पहली बार इतनी द्रुत गति से आक्रमण किया कि 9 दिन की दूरी, 14 दिन की दूरी मात्र 2 दिन में पूरी की गई थी और यमुना को पार करके पहली बार लूटपाट की थी, उत्पात मचाया था। किसने? पेशवा ने। तो हेडिंग है हमारी दिल्ली पर आक्रमण। अगली हेडिंग क्या है? दिल्ली पर आक्रमण। दिल्ली पर आक्रमण। अगली हेडिंग क्या है? दिल्ली पर आक्रमण। ठीक है, अगली हेडिंग कौन सी? दिल्ली पर आक्रमण। तो लिखिए, पेशवा ने मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के समक्ष, इसमें पहले लिख ही लेते हैं यहाँ, आक्रमण के कारण ही मान लो, कुछ भी मान लो। पेशवा ने मोहम्मद शाह रंगीला के पेशवा ने मोहम्मद शाह के समक्ष कुछ मांगे रखी थी। पेशवा ने मोहम्मद शाह के समक्ष कुछ मांगे रखी थी। कौन कौन सी मांगे थी? तो प्रमुख मांगे, जैसे मांगे रखी थी, जैसे अपन देखते हैं कौन कौन सी मांगे थी पेशवा की। ठीक है, लिखिए, पहला पॉइंट है इसमें। पहला पॉइंट लिखिए, मांगों में मालवा और गुजरात की सूबेदारी हमें दी जाएगी। मालवा व गुजरात की सूबेदारी हमें दी जाएगी। ठीक है, मालवा और गुजरात की सूबेदारी हमें दी जाएगी। अगला पॉइंट था, दक्कन में सरदेश पांडे पद बनाकर पेशवा को नियुक्त किया जाएगा। दक्कन में सरदेश पांडे पद बनाकर, पद सृजित कर, ऐसा बनाकर नहीं, पद सृजित कर पेशवा को नियुक्त किया जाएगा। पेशवा को नियुक्त किया जाए। ठीक है, पेशवा को नियुक्त किया जाए। ठीक है, अब ये दोनों तो मांगे मान ली गई थी। ठीक है, ये दोनों मांगे मान ली गई। अगला पॉइंट लिखिए, खानदेश औरंगाबाद बीजापुर से 50 लाख राजस्व दिया जाए। तीसरा पॉइंट है, खानदेश औरंगाबाद खानदेश औरंगाबाद एवं बीजापुर से 50 लाख राजस्व दिया जाए। खानदेश औरंगाबाद एवं बीजापुर से 50 लाख राजस्व दिया। अगला पॉइंट है, दक्कन का सूबेदारी अली मोहम्मद को दी जाए।
अगला पॉइंट, दक्कन की सूबेदारी अली मोहम्मद को दी जाए। अली मोहम्मद को दी जाए। क्या बोल रहा है? दक्कन की सूबेदारी अली मोहम्मद को दी जाए एवं पेशवा को नायब बनाया जाए। एवं पेशवा को नायब बनाया जाए। पेशवा को नायब बनाया जाए तथा अतिरिक्त करों का 50% पेशवा को दिया जाए। देख रहे हो बंधु, बेचारे मुगलों पे कितना जुल्म ढा दिया, समझ में? हालांकि ये नहीं, मैं तो इस कंडीशन सिर्फ यहाँ की बता रहा हूँ, बाकी मुगलों ने तो बहुत ढाया था। बता रहा हूँ कि खानदेश औरंगाबाद बीजापुर के 50 लाख राजस्व दिया जाए। ठीक है भैया। दक्कन की सूबेदारी अली मोहम्मद को दी जाए तथा पेशवा को नायब का पद दिया जाए और तथा अतिरिक्त करों से 50% हिस्सा भी दिया जाए। सीधा सा बोल देते भैया, आप जितना कमा रहे हो उसका 50% हमें चाहिए। अगला पॉइंट लिखिए, 5वां पॉइंट, प्रयाग काशी मथुरा जैसे तीर्थ स्थलों का नियंत्रण। 5वां पॉइंट लिखिए, ये पॉइंट सही था, ये तो बहुत मान्य है, ये तो जरूर देना था। प्रयाग काशी मथुरा जैसे तीर्थ स्थलों का नियंत्रण किसको दिया जाए? पेशवा को दिया जाए। किसको दिया है? पेशवा को दिया जाए। समझ रहे हो? मालवा गुजरात की सूबेदारी हमें दी जाए, पेशवा ने बोला। बिल्कुल भैया, ले लो, दे दी। दक्कन में सरदेश पांडे पद सृजित कर पेशवा को नियुक्त किया, ये भी किया। उपरयुक्त दोनों मांगे मान ली गई थी। उपरयुक्त दोनों मांगे मान ली थी। तो इसमें लिखो, ये तो अपन अभियान तो कंप्लीट करेंगे कितना भी टाइम हो जाए। यहां लिखना है अपन को, उपरयुक्त दो मांगे स्वीकार की गई। उपर्युक्त दो मांगे स्वीकार की गई। कितनी? 2 मांगे स्वीकार की गई तथा शेष 3 शर्तें या 3 मांगे तथा शेष 3 मांगे या शर्तें, कुछ भी लिख सकते हैं, मांगे, ठीक है, स्वीकार नहीं की थी। स्वीकार नहीं की। अब देखो, उपरयुक्त दोनों मांगे स्वीकार कर ली। कौन कौन सी? मालवा और गुजरात की सूबेदारी हमें दी जाए तथा एक नया पद सृजित करके कहां पर? दक्कन में एक नया पद सृजित किया। उसका नाम था सरदेश पांडे। कौन सा पद? सरदेश पांडे पद सृजित करके हमें नियुक्त किया जाए। ये दोनों मांगे स्वीकार कर ली। बाकी की तीनों मांगे नहीं नियुक्त की थी, वो नहीं स्वीकार की थी। ठीक है, नहीं स्वीकार की। अब क्या होता है भैया, पेशवा तो वैसे ही गुस्सा था कि 2 मांगे ही तो मानी हमारी, तीसरी मांग क्यों नहीं मांगी। इसी समय एक घटना घटित हो जाती है। क्या हो जाती है? अवध का सूबेदार सआदत खां था।
और उसने मल्हारराव होलकर को पराजित कर दिया था। मल्हारराव होलकर को पराजित कर दिया, इस बात से क्रोधित हो गया। अब क्या, आग में घी डल चुका था भाई, मांगे स्वीकार नहीं की एक तो, और दूसरी बात क्या, आग में घी डल चुका है। अब लिखिए अगला पॉइंट इसमें, यहां लिखिए, इसी समय अवध के सूबेदार सआदत खान ने क्या नाम था, सआदत खान ने मल्हारराव होलकर को पराजित कर दिया। मल्हारराव होलकर वंश के संस्थापक, ठीक है, मल्हारराव होलकर को पराजित किया। इसी समय अवध के सूबेदार सआदत खान ने मल्हार होलकर को पराजित किया। अगला पॉइंट लिखिए, इस बात से क्रोधित होकर इस घटना से बात नहीं जमी नहीं है, अरे बात यहां जमेगी नहीं यार। इस घटना से क्रोधित होकर पेशवा ने दिल्ली पर आक्रमण किया। इस घटना से क्रोधित होकर पेशवा ने दिल्ली पर आक्रमण किया। समझे, पेशवा कौन था, बाजीराव प्रथम, दिल्ली पर आक्रमण किया। अगला पॉइंट लिखिए, पेशवा 500 सैनिकों के साथ अगला पॉइंट लिखिए, पेशवा 500 सैनिकों के साथ, कितने सैनिक, 500 सैनिकों के साथ द्रुत गति से आक्रमण करता है तथा 14 दिन की दूरी महज 2 दिन में पूरी कर यमुना पार करके द्वाब क्षेत्र में प्रथम बार उत्पात मचाया या लूटपाट की, प्रथम बार लूटपाट की, सिंपल भाषा, तथा मुगल शासक ये कब की बात है, 1737 की बात है ये घटना का। यहां पहले पॉइंट लिख लो इसको, तथा मुगल शासक, इसके बाद लिखा दूं, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला को
शाह को धमकाया, धमकी दी, ऐसा लिख दो, सीधी सी बात है। किसको? मोहम्मद शाह को धमकी दी। समझे बबुआ? भयंकर धमकी दी। बोले तूने अगर मेरी बात नहीं मानी तो पता चला 14 दिन की दूरी द्रुत गति से आया, महज 2 दिन में अपने 500 सैनिकों के साथ आया और तेरे दिल्ली का तहस नहस कर दूंगा। समझे? किसने बोला था? पेशवा ने बोला था। शाह को धमकी दी। अब ये आक्रमण कब किया था? ये आक्रमण, दिल्ली आक्रमण कब किया था? तो लिख लीजिए, इस दिल्ली आक्रमण की घटना है 1737 की, 29 मार्च 1737। तो यहां लिख लीजिए दिल्ली आक्रमण 29 मार्च 1700, यहां लिख देता हूं व्हाइट पेन से, 27 मार्च 1737। 1737 कब की बात है? 29 मार्च 1737, समाप्त कीजिए 29 मार्च, ठीक है, 29 मार्च 1737। कब की घटना है? 29 मार्च 1737 की घटना है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। धमकाया, धमकी दी, और धमकाने के बाद कहां आ जाते हैं? पुनः वापस आ जाते हैं। धमकी दी तथा पुनः वापस आ गए, पुनः वापस आ गए। कौन आ गए? पेशवा। ठीक है, धमकी दी तथा पुनः वापस आ गए। कब? कौन आ गए? पेशवा आ गए। अब क्या होता है भाई? इस दौरान मोहम्मद शाह रंगीला के पास बचाव पक्ष में उसके सहयोग में कोई नहीं था। देखो, उधर सादत खां था, अवध का सूबेदार, उसको तो पराजित कर ही दिया था, उसके क्षेत्र को लूटा, सब कुछ किया। अब इनके पास सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद शाह रंगीला के पास सिर्फ और सिर्फ कौन बचा था? निजाम बचे थे। तो निजामों को उन्होंने पत्र लिखा था कि मेरा सहयोग करने के लिए आप दिल्ली आइए। पेशवा आ चुका था दिल्ली में, अपने पूना में। कब? 1737 में। अब भाई जब निजाम को यह पत्र मिलता है, निजाम को मोहम्मद शाह रंगीला का पत्र मिलता है, तो निजाम दिल्ली की ओर रवाना हो जाता है। निजाम दिल्ली की ओर रवाना हो जाता है। जैसे ही दिल्ली की ओर रवाना होता है तो पेशवा को पता चल जाता है। पेशवा निजाम को भोपाल के निकट दौरासराय नामक स्थान पर घेर लेता है। पेशवा निजाम को भोपाल के निकट दौरासराय नामक स्थान पर घेर लेता है और घेरा डाल के लगभग 8 से 10 दिन रखता है। इस कारण निजाम ने दौरासराय नामक संधि की, किससे? पेशवा से। और उसी समय मालवा संपूर्ण रूप से, मूल रूप से किस में आ गया? मराठों के अंतर्गत आ गया था। तो लिखिए, इस दौरान मोहम्मद शाह ने अपने एकमात्र सहयोगी इस दौरान मोहम्मद शाह ने अपने एकमात्र सहयोगी निजाम को पत्र लिखकर सहायता मांगी। किसको? निजाम को पत्र लिखकर सहायता मांगी। इस दौरान मोहम्मद शाह ने अपने एकमात्र सहयोगी निजाम को पत्र लिखकर सहायता मांगी। ठीक है, इस निमंत्रण पत्र पर निजाम दिसंबर 1737 में दिल्ली की ओर रवाना हो जाता है। लिखिए अगला पॉइंट, इस निमंत्रण पत्र पर निजाम
दिसंबर 1737। कब? दिसंबर 1737 को दिल्ली की ओर रवाना हो जाता है। भाई देखो, जैसे ही निमंत्रण पत्र मिला किसको? निजाम को। तो निजाम क्या करता है? दिल्ली की ओर निकल जाता है, परंतु मध्य रास्ते में भोपाल के निकट पेशवा द्वारा घेरा डाल दिया। परंतु मध्य रास्ते में भोपाल के निकट पेशवा द्वारा घेर लिया। ठीक है ना बंधु? किसके द्वारा घेर लिया गया था निजाम को? पेशवा के द्वारा। कहां पर? भोपाल के निकट दोहरा सराय नामक स्थान पर घेर लिया। अब देखो, घेर लिया, अगला पॉइंट लिखिए। निजाम को दोहरा सराय के घेरा ने संधि हेतु विवश कर दिया। तो लिखिए, दोहरा सराय के घेरा ने दोहरा सराय के घेरे ने निजाम को संधि हेतु विवश कर दिया। समझे? संधि हेतु विवश कर दिया। किसको? निजाम को। एक सेकंड सर, मैं कॉल करता हूं आपको। निजाम को संधि हेतु विवश कर दिया। किसने? पेशवा ने। दोहरा सराय के घेरे ने इस निजाम को क्या कर दिया? संधि हेतु विवश कर लिया। अगला पॉइंट लिखिए। अब हेडिंग 7 जनवरी 1738। हेडिंग डालिए, दोहरा सराय की संधि कब होती है? 7 जनवरी 1738। मतलब दिसंबर 1737 में वो कहाँ के लिए? दिल्ली के लिए निकलता है, परंतु भोपाल के निकट दोहरा सराय नामक स्थान पर घेर लिया जाता है। और जैसे ही वहां घेरा डाला जाता है, दिसंबर से 7 जनवरी तक घेरा डाल जाता है। 7 जब विवश होकर 7 जनवरी 1738 में दोहरा सराय नामक संधि हुई थी, उस संधि के प्रमुख प्रावधान हमें लिखना है। तो लिखिए, हेडिंग डालो, दोहरा सराय की संधि। दोहरा सराय की संधि कब? 7 जनवरी 1738। कब होती है? 7 जनवरी 1738। समझे बाबू? दोहरा सराय की संधि कब हुई थी? 7 जनवरी। क्या अगली स्लाइड पर की जाए इस संधि? अगली स्लाइड पर की जाए, वही अच्छा है, क्योंकि यहां से अच्छा तो वही है। चलो, हेडिंग है दोहरा सराय की संधि। दोहरा सराय की संधि 7 जनवरी 1738। कब? 7 जनवरी 1738। कब होती है? 7 जनवरी 1738। ठीक है, इसके प्रमुख प्रावधान अपन को देखने हैं। प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे भैया? प्रमुख प्रावधान
बहुत लंबी क्लास हो गई, लगभग 1 सवा घंटे की हो गई, तो अपन इसको कंप्लीट करते हैं बस इस संधि के बाद, ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, नहीं तो पता चले किसी को बेहोश हो जाए तो परेशानी आएगी बच्चों को। ठीक है, तो लिख लेते हैं। पेशवा और निजाम के मध्य संपन्न हुई यह संधि, पेशवा और निजाम के मध्य संपन्न हुई, और निजाम के मध्य हुई। अगला पॉइंट, इसमें पेशवा को मालवा मिला। अगला पॉइंट लिखिए, 50 लाख रुपए, अगला पॉइंट 50 लाख रुपए की अदायगी की गई। क्षतिपूर्ति हेतु 50 लाख रुपए की अदायगी की गई, किसके द्वारा? निजाम के द्वारा की गई, निजाम के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा की गई? निजाम के द्वारा। अब बात करते 1 जून 1738 को, ये कब हुई है? 7 जनवरी को हुई थी। 1 जून 1738 को निजाम की मृत्यु हो जाती है। जब निजाम की मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद इनके पुत्र नासिर जंग शासक बनते और वो क्या करते हैं? इस संधि का उल्लंघन कर देते हैं। तो लिख दीजिए यहाँ 1 जून 1738 को निजाम की मृत्यु हो जाती है। यहाँ लिख लीजिए 1 जून 1738 को मृत्यु हो जाती है, निजाम की मृत्यु हो जाती है। निजाम की मृत्यु हो जाती है। निजाम की मृत्यु हो जाती है तथा 1740 में निजाम के उत्तराधिकारी इस संधि का उल्लंघन करते हैं। इस संधि का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, 1 जून 1740 में 38 में निजाम की मृत्यु हो जाती है और 1740 में निजाम के उत्तराधिकारी इस संधि को मानने से या उल्लंघन करते हैं, मानने से इनकार कर देते। तद उपरांत देखो क्या होता है, 1 जून 1738 को निजाम की मृत्यु हो जाती है और इसके उत्तराधिकारी नासिर जंग था। क्या नाम था? नासिर जंग। नासिर जंग इस संधि का उल्लंघन कर देता है। तब पेशवा ने मार्च 1740 में नासिर जंग को पराजित किया था। कब? मार्च 1740 में नासिर जंग को पराजित किया था। लिखो, उल्लंघन करते हैं। तब पेशवा ने मार्च 1740 में पेशवा ने मार्च 1740 में नासिर जंग को पराजित किया। नासिर जंग को पराजित कर अपने अधीन किया।
और यही पेशवा का अंतिम अभियान था। पेशवा की अंतिम विजय थी और यही पेशवा की अंतिम विजय थी। ठीक है, यही पेशवा की अंतिम विजय थी, जिसमें मुंशी पैठन की संधि हुई थी। ठीक है, मुंशी पैठन की संधि बाद में हम पढ़ेंगे। तो यही पेशवा की अंतिम विजय थी। अब अन्य पुर्तगाली अभियान करेंगे, मतलब इस समय इनकी 40 में मृत्यु हो जाती। तो ये 38 की बात है, दिल्ली अभियान के दौरान की बात है। 1737 में दिल्ली अभियान किया और 38 में ये संधि हुई है। तो अब क्या पढ़ेंगे? पुर्तगाली अभियान करेंगे, गुजरात अभियान करेंगे। अभी तो मृत्यु तो बाद में 1740 में होगी। ठीक है, तो वो अन्य अगली क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं कल। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बंधु, अगर पसंद आए इतनी मेहनत। ठीक है, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।